हेलो एवरीवन, आज हम 2025 में बढ़ते इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, जो मिडिल ईस्ट और इसके बियॉन्ड रीजन को रीशेप करने में एक की मोमेंट की तरह काम करेगा। इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन, मिलिट्री डायनामिक्स, रीजनल स्टांस, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का डेलिकेटेड स्टांस जिसमें नूर खान एयरबेस से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल क्लेम भी इंक्लूडेड है, और ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन पर फोकस करने के साथ साथ रिजीम चेंज होने की पॉसिबिलिटी, इंडिया पर इसका इम्पैक्ट और यूएस और रशिया का इस जियोपॉलिटिकल चेंज में क्या रोल है, इसकी बात करेंगे। 12 जून 2025 को इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ड्रामेटिकली तेज हो गया जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल साइट्स और मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसमें नतांज, इस्फहान और फोर्डो में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ साथ मिलिट्री बेसेस और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स दैट इज IRGC के लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए खतरनाक एयर स्ट्राइक शामिल हैं। इसराइल ने ईरान के एडवांसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स के रूप में इन स्ट्राइक्स को सही ठहराया है, जिसे वह एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। फिर ईरान ने 13 जून को मिसाइल और ड्रोन की बौछार के साथ रिटेलिएशन किया, जिसे उसने इसराइल के एक्शन को अपने सोवरेनिटी का वॉयलेशन और एन एक्ट ऑफ वॉर के रूप में कंडेम किया। यह कॉन्फ्लिक्ट सालों के तनाव पर बेस है, जिसमें हमास लीडर इस्माइल हनी और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद ईरान द्वारा अप्रैल 2024 में इसराइल पर मिसाइल अटैक्स भी शामिल हैं। 20 जून 2025 तक कॉन्फ्लिक्ट में काफी लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने अराउंड 585 लोगों की डेथ रिपोर्ट की है, जिसमें 239 सिविलियंस शामिल हैं और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि इसराइल ने अराउंड 94 लोगों के घायल होने और 24 लोगों की डेथ रिपोर्ट की है, जो प्राइमरीली सिविलियन एरियाज पर मिसाइल स्ट्राइक से हुई है। रिसेंटली इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल का सपोर्ट करते हुए यूएस ने संडे 22 जून को ईरान में 3 की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किए। इस अटैक में यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज कर फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। ये सभी की यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स हैं, जहां नेचुरल यूरेनियम को हाईली इनरिच्ड यूरेनियम दैट इज HEU में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका यूज पोटेंशियली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद ईरान ने मंडे 23 जून की रात को अमेरिका की बॉम्बिंग का जवाब देते हुए कतर और इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए, जिसके जवाब में इसराइल ने भी मिसाइल अटैक्स स्टार्ट कर दिए, जिससे रीजन में टेंशन और बढ़ गया है। इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में अब तक यूज अदर वेपन्स की बात की जाए तो इसराइल ने प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का यूज किया। सेंसिटिव टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन्स भेजे गए और अपने न्यूक्लियर केपेबल जेरिको मिसाइल को स्टैंड बाई पे रखा। आयरन डोम ने ईरान के 80 से 90% प्रोजेक्ट्स को रोक दिया, जिसमें तेल अवी जैसे सिटीज को मिनिमम डैमेज हुआ। इसी बीच ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करने का क्लेम भी किया है, हालांकि इसका इम्पैक्ट इसराइल की मल्टी लेयर डिफेंस द्वारा लिमिटेड था। ईरान ने 270 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, जिसमें अशकोलोन में एक हॉस्पिटल सहित कई मिलिट्री बेसेस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसके लो कॉस्ट ड्रोन ने कुछ मामलों में डिफेंसेस को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि प्रोटेक्शन के लिए क्रिटिकल इसका S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली स्ट्राइक से भारी नुकसान पहुंचा है। एयर सुपरियोरिटी वर्सेस मिसाइल सैचुरेशन का यह टकराव मॉडर्न वॉरफेयर की इवॉल्विंग नेचर और दोनों देशों के सामने आने वाली स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को हाईलाइट करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के स्टैंड की बात की जाए तो पाकिस्तान बैलेंसिंग अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने इसराइल के हमले की निंदा की है, साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मई 2025 में तेहरान की अपने विजिट के दौरान UN इंटरवेंशन की मांग की। साथ ही अयतुल्ला अली खमेनी और प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन से मुलाकात भी की। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इजरायली एग्रेशन की अगेंस्ट मुस्लिम यूनिटी को सम्मान किया और कहा कि ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा है। उन्होंने वार्न भी किया था कि पाकिस्तान से भिड़ने से पहले इजराइल को कई बार सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ इन सब बयानबाजी के बावजूद ईरानियन IRGC जनरल मोहसिन रिजाई ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने उन्हें अश्योर किया है कि अगर इजराइल ईरान के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है तब पाकिस्तान न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेगा। तब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ने ही इस क्लेम को डिनाई किया और इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉर्म्स और डिफेंसिव न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फॉलो करने पर जोर दिया। अपने इस दोगलेपन को बढ़ाते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की 18 जून 2025 को वॉशिंगटन में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, जिसे वर्किंग लंच डिस्क्राइब किया जा रहा है, कुछ और ही कहानी कहता है। एक शॉकिंग क्लेम ने पाकिस्तान के ईरानी हमारे भाई हैं वाले स्टेटमेंट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाया है।
पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने डॉन न्यूज के साथ इंटरव्यू में आरोप लगाया कि यूएस रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, जो एक क्रिटिकल मिलिट्री फैसिलिटी है, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या मिलिट्री की ओर से इस क्लेम पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या डिनायल नहीं किया गया, क्योंकि यह मैटर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर में यूएस के डीपर इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, पॉसिबली ईरान की मॉनिटरिंग करने या इजराइल को सीक्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करने में। जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच पाकिस्तान की ईरान के प्रति वफादारी पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जिसे मोस्टली यूएस द्वारा यूज किया जाता है लेकिन पाकिस्तान छुपा कर रखता है, के बारे में ऑपरेशन सिंदूर की बॉम्बिंग के टाइम पता चला था। तब से ये काफी हाईलाइट हुआ है। वहीं आसिम मुनीर के यूएस में लंच के पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि यूएस पाकिस्तान के इस एयरबेस का यूज ईरान के अगेंस्ट करना चाह रहा है। क्योंकि करंट में आसिम मुनीर ही पाकिस्तान का करता धरता, इसलिए उसे लंच के लिए इनवाइट किया गया था। इससे ये बात क्लियर होती है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं कहावत एकदम फिट बैठती है, और पाकिस्तान ये काम लंबे समय से करता आ रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, जिसे तब बीच में अचानक रोक दिया गया था, उसका कारण अब स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि यूएस को पाकिस्तान के एयरबेस का यूज ईरान के अगेंस्ट करना था और इंडिया की बॉम्बिंग से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो रहे थे। अगर ऑपरेशन को ना रोका जाता तो एक भी एयरबेस यूज करने लायक नहीं बचता। और ये कोऑर्डिनेशन डिफेंस सर्कल में माना जा रहा है कि इजराइल, यूएस और इंडिया की आपसी तालमेल से बना है। इसलिए भारत बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस रोका गया है। जब तक इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक इसके होल्ड पे रहने के चांस हैं, आगे कंटिन्यू होने के। इस कॉन्फ्लिक्ट के इंडिया पर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया का इजराइल और ईरान दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इकोनॉमिकली सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए एक वाइटल लिंक छाबार पोर्ट में इंडिया की $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के कारण जोखिम में है। भले ही इंडिया अपना क्रूड ऑयल रशिया, यूएस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से खरीदता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में डिस्ट्रप्शन ऑयल प्राइसेस में उछाल ला सकता है, जिससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी पर दबाव पड़ सकता है। इंडिया का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के INTC, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी के प्लान्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट से खतरे में पड़ रहे हैं। डिप्लोमेटिकली इंडिया को किसी भी पार्टी को अलग किए बिना अपने रीजनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टेप लेना चाहिए। ईरान के डोमेस्टिक सिचुएशन की बात की जाए तो वहाँ रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटी समस्याओं के लेयर में एक और नई परत ऐड करती है, जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की लेगेसी से जुड़ी हुई है, जो शाह मोहम्मद रजा पल्लवी के ऑर्थोक्रेटिक रूल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के प्रति गुस्से से एक्टिव हुआ था। अपने विरोध के कारण एक्साइल अयतुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक स्टेट के अपने विजन के साथ डाइवर्स ग्रुप्स को यूनाइट किया। फरवरी 1979 तक मोनार्की गिर गई और खुमैनी ने विलायत ए फकीह, दैट इज गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिक जूरिस्ट को एस्टैब्लिश किया, जिससे सुप्रीम लीडर को एब्सोल्यूट पावर मिली। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, दैट इज IRGC ने कंट्रोल को मजबूत किया, प्रोटेस्ट को दबाया और एक थियोक्रेटिक रिजीम को शेप दिया जो खोमैनी के अंडर है। 2025 में ईरानियन रिजीम क्राइसिस झेल रहा है। इकोनॉमिकली सैंक्शन और करप्शन महंगाई और गरीबी को बढ़ावा देते। सोशली प्रोटेस्ट जैसे 2022 में महसा अमीनी के डेथ के बाद हुए थे, दमन के खिलाफ पब्लिक एंगर को और बढ़ाते हैं, स्पेशली युवाओं के बीच। इसी बीच 1986 से फ्रांस में एक्साइल महमूद मोराद खानी एक वाइटल क्रिटिक्स के रूप में उभरे हैं। इजराइल ईरान वॉर का अपोज करने के बावजूद वह इसे एक अनईल्ड रिजीम के अंडर अनअवॉइडेबल मानते हैं। करंट ईरानियन रिजीम की इलीगल एक्टिविटीज इंटरनेशनल स्क्रूटनी को और भी जस्टिफाई करती है। इसने यूरेनियम को 60% तक इनरिच किया है, जो वेपन ग्रेड लेवल के करीब है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दैट इज NPT का वायलेशन है। IRGC हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करता है, जो 1994 के अर्जेंटीना बॉम्बिंग जैसे अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमास जिसने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया था। डोमेस्टिकली रिजीम उन प्रोटेस्टर्स को जो उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलते हैं उन्हें फोर्सफुली शांत या कहे गायब कर देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अकेले 2024 में 700 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और साथ ही इन घटनाओं को दबाने के लिए इंटरनेट एक्सेस भी रोक दिया जाता है। चाइना को इलीगल ऑयल एक्सपोर्ट, यमन के हौतीस को वेपन सप्लाई करना और सेक्स रैकेट रन करना जैसी इलीगल एक्टिविटीज ने UN सैंक्शन के बावजूद रीजन में इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया है। इन एक्टिविटीज ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को सपोर्ट करने के लिए यूएस सहित इजराइल के अलाइज को बढ़ावा दिया है। वहीं रशिया के इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में रोल की बात की जाए तो यूक्रेन में उलझने के कारण उसका रोल बहुत सीमित हो गया है।
मॉस्को ने इजराइल के स्ट्राइक की निंदा की, लेकिन ईरान को केवल डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑफर किया है। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के 5 लाख से ज्यादा सैनिकों की लागत आई है और वेस्टर्न सैंक्शन फेस करना पड़ा, जिससे मिडिल ईस्ट में इंगेज होने की उसकी कैपेसिटी सीमित हो गई है। एक पॉइंट ये भी है कि इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में रिजीम चेंज से मिडिल ईस्ट का नक्शा भी चेंज हो सकता है। मैप में ईरान के साथ पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है उसे सीस्ता बलूचिस्तान कहते हैं। रिजीम चेंज होने के बाद एक न्यू ऑटोनॉमस या कहे नया देश उभर के सामने आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह ईरान के कई टुकड़े होने की पॉसिबिलिटी है, या कहे कि मिडिल ईस्ट में कई छोटे छोटे देश या कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकते हैं। रिजीम चेंज होने से इंडिया पर आने वाले खतरों की बात की जाए तो इस रिजीम चेंज से ईरान में कई तरह की इंसर्जेंसी होने की पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान इन इंसर्जेंसीज का फायदा इंडिया के अगेंस्ट उठा सकता है। वहीं इंडिया को इस रिजीम चेंज से मिलने वाले फायदों या कहे मौकों की बात की जाए तो इससे ईरान में चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, जो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही रिजीम चेंज होने की कंडीशन में ईरान से सैंक्शंस हट सकते हैं, जिससे इंडिया ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। रिजीम चेंज होने के बाद भारत का चाबार पोर्ट भी गति पकड़ सकता है, जिससे भारत की सेंट्रल एशिया समेत यूरोप तक कनेक्टिविटी INTC के थ्रू आसान हो सकती है। रिजीम चेंज होने के बाद US सपोर्टेड या प्रो इजरायली गवर्नमेंट बनने पर IMAC प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ सकता है, जिसका फायदा भारत को भी होगा। डीन्यूक्लियराइजेशन मिडिल ईस्ट में तनाव और चल रही कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा, जिससे इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इकोनॉमिक ट्रेड और बढ़ेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 2025 का इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर मूवमेंट है।